कम लोग ये जानते होंगे कि बेंगलुरु में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में 3000 से ज़्यादा विंड टनल टेस्ट हुए हैं LVM-3 के। भारत का अगला मिशन है वो है गगनयान, जिसमें भारत की ये कोशिश है कि वो अपने लोगों को बैठाकर स्पेस में भेजे। जब भी रॉकेट ईस्टर्न लोकेशन पर जाता है तो वहाँ पर रॉकेट को एक बूस्ट मिलता है अर्थ की रोटेशन की वजह से। हमें उन एक व्यक्ति को हमेशा याद रखना चाहिए जिनका नाम है डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई। और आपको ये जानकर और भी ज़्यादा हैरानी होगी कि वो अपनी सैलरी केवल 1 रुपये लेते थे। जिस न्यूयॉर्क टाइम्स में भारत के स्पेस मिशंस को लेकर कार्टून पब्लिश हुआ करते थे, अब उसी न्यूयॉर्क टाइम्स में भारत के स्पेस मिशंस को लेकर सक्सेसफुल आर्टिकल पब्लिश होते हैं और यही उभरते हुए भारत की नई तस्वीर को दिखाता है। मैं बात कर रहा हूँ चंद्रयान 3 की, जो अभी कुछ दिनों पहले 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर से लॉन्च किया गया। अब आपको इसे बहुत सारे लोगों को पता होगा कि चंद्रयान 3 एक ल्यूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है, जिसका ऑब्जेक्टिव यही है कि ये चांद पर जाकर वहाँ की सरफेस को एनालाइज करेगा, वहाँ के मिनरल्स के बारे में पता लगाएगा कि चांद की सरफेस पे कौन कौन से मिनरल्स हैं और वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी है या नहीं, और ये वहाँ की फ़ोटोज़ खींचकर इसरो को भी भेजेगा। ऐसा बताया जा रहा है कि 23 अगस्त तक इसकी सेफ़ लैंडिंग हो जाएगी मून पर। अब मैं सेफ़ लैंडिंग की बात आगे करता हूँ वीडियो में। और अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है तो भारत चौथा देश बन जाएगा अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद जिसने कि मून पर सेफ़ लैंडिंग की हो। दोस्तों, मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हज़ारों लोगों ने इसे लाइव श्रीहरिकोटा में जाकर देखा और लाखों लोगों ने इसे यूट्यूब और टीवी पर देखा। और यही ये बात बताता है कि इसरो जिस तरीके से काम कर रहा है और जिस तरीके से लोग उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि ना तो पहले सरकारें इस बारे में इतना सोचती थी और ना लोग इतना इसमें इंटरेस्ट दिखाते थे, पर अब जैसे काम हो रहे हैं तो मुझे अपने भारतीय होने पे बड़ा गर्व होता है। इन सब चीज़ों के बीच हमें उन एक व्यक्ति को हमेशा याद रखना चाहिए जिनका नाम है डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई, जिन्होंने इसरो की स्थापना की थी और ये सपना उस समय देखा था जब भारत की प्रायोरिटीज़ हुआ भी नहीं करती थी। और आपको ये जानकर और भी ज़्यादा हैरानी होगी कि वो अपनी सैलरी केवल 1 रुपये लेते थे। अब कुछ नंबर्स की बात कर लेते हैं। नासा आपको पता ही होगा वर्ल्ड की लीडिंग स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, और मैं आपको बता दूं जो उसका बजट है वो है 2 लाख करोड़ का, और वही जो इसरो का बजट है वो है 12,500 करोड़ का। तो फर्क देख रहे हैं आप, 15 गुना ज़्यादा बजट है नासा का। और फिर भी जो इसरो ने पिछले कुछ सालों में काम किया है, चाहे वो मार्स मिशन ले लो आप, चाहे वो सैटेलाइट्स लॉन्च ले लो, और अब ये चंद्रयान 3, तो जिस तरीके से इसरो काम कर रहा है वो काफ़ी बड़ी बात है। इसरो केवल अपनी सैटेलाइट्स लॉन्च नहीं करता है, उसने 19 अलग अलग देशों की 177 सैटेलाइट्स लॉन्च करी है। हॉलीवुड की मूवीज़ तो आपने देखी होंगी, और मेरा जो उसमें खास सेगमेंट है वो है साई-फाई, टेक्नोलॉजी, इन चीज़ों से रिलेटेड। उसमें आपने एक मूवी देखी होगी द मार्शियन, जिसका टोटल बजट था 680 करोड़ का। एक और मूवी है द इंटरस्टेलर, उसका टोटल बजट था 1350 करोड़ का। और अभी अभी इंडिया में कुछ बवासीर निकला है जिसका नाम है आदिपुरुष, उसका टोटल बजट है 600 करोड़ का। और वहीं जो ये रियल स्पेस मिशन है चंद्रयान 3, इसका टोटल बजट है 615 करोड़ का। तो आप अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि जहाँ पर भारत एक स्पेस मिशन को बना रहा है, उतनी कॉस्ट में और उससे डबल कॉस्ट में यूएस में मूवीज़ बन रही हैं। और इसको इसी रिलेटेड बनाया गया था कि ये प्रोजेक्ट कॉस्ट इफेक्टिव हो। और विक्रम साराभाई को फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। 5 ऐसी बातें जो आपको चंद्रयान 3 के बारे में पता होनी चाहिए। इसके लैंडर का नाम है विक्रम और रोवर का नाम है प्रज्ञान। अगर आपको याद हो तो 4 साल पहले 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था और वो अनफॉर्चुनेटली क्रैश हो गया था। चंद्रयान 2 के फेल होने का मेन रीज़न यही था कि उसके सॉफ्टवेयर में ग्लिच आ गया था, और जो उसकी गाइडेंस एल्गोरिथम थी वो बिल्कुल लास्ट स्टेज में, जब चंद्रयान 2 अपने लास्ट स्टेज में था तो उसमें कुछ फॉल्ट आ गया था, जिसकी वजह से उसकी स्पीड कुछ ज़्यादा तेज़ हो गई और उसी के कारण जो लैंडर था वो मून की सरफेस पे जाके क्रैश हो गया। इसमें कंप्यूटेशन की भी कमी बताई जाती है। और चंद्रयान 2 में 3 चीज़ें थी, एक लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर। अब क्या क्या अपग्रेड किए गए हैं? सबसे पहला तो यही है कि एक बड़ा फ्यूल टैंक लगाया गया है। दूसरा, चारों तरफ सोलर पैनल लगाए गए हैं जो कि पिछली बार केवल 2 थे। नेविगेशन के इंस्ट्रूमेंट ऐड किए हैं जो कि 3D मैपिंग के काम आते हैं। सॉफ्टवेयर को अपडेट किया गया है कि जैसे पिछली बार बिल्कुल एट द लास्ट स्टेज कुछ फॉल्ट आ गया था, कोई ग्लिच आ गया था, वो इस बार ना आए। एडिशनल स्ट्रेंथ टेस्ट किए गए हैं और उसके लेग्स को भी इस बार स्ट्रॉन्ग बनाया गया है कि जैसे पिछली बार क्रैश हो गया था वो इस बार प्रॉब्लम ना आए। इस बार चंद्रयान 3 में केवल 2 चीज़ें हैं, लैंडर और रोवर, जिससे कि और स्पेस मिल जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि चंद्रयान 2 में 3 चीज़ें थी, लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर। इस बार ऑर्बिटर नहीं है। तो पहले पॉइंट का कंक्लूजन यही है कि जैसे पिछली बार क्रैश हो गया था वो इस बार वो सिचुएशन क्रिएट ना हो, और जो एडेड इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं, नेविगेशन के सिस्टम लगाए गए हैं, फ्यूल टैंक को बड़ा किया गया है, तो एक तरीके से अपग्रेड
अपग्रेड किया गया है और इस बार ये मिशन सक्सेसफुल जरूर होगा। अब आते हैं सॉफ्ट लैंडिंग के कॉन्सेप्ट पर। जो मैंने ऊपर बातें कही अपग्रेड्स के बारे में, सॉफ्टवेयर अपडेट्स के बारे में, वो इसी चीज़ में मदद करेगी कि चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए, क्योंकि इससे पहले केवल 3 ही देश ये कर चुके हैं, अमेरिका, रशिया और चाइना, और इंडिया 4th नेशन बनेगा जो इसको सक्सेसफुली कर पाएगा। और सॉफ्ट लैंडिंग का फ़ायदा यही है कि चंद्रयान 3 जब सरफेस पे लैंड करेगा मून के, तो वो आगे की जो उसकी प्रोसेस है वो कंटिन्यू कर पाएगा। और अगर ये चीज़ नहीं होती है, जैसे कि पिछली बार नहीं हुई थी, तो उसके सेंसर्स में प्रॉब्लम आ जाएगी अगर वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया। तो इसीलिए सॉफ्ट लैंडिंग बहुत ज़रूरी है। और सॉफ्ट लैंडिंग ना होने का सबसे मेन डिसएडवांटेज यही है कि जो उसको वहाँ पे एक्सप्लोर करना है वो नहीं कर पाएगा। जो उसमें मिनरल्स वहाँ पे ढूंढने हैं, जो वहाँ पे 3D मैपिंग करनी है, मून की सरफेस के बारे में पता लगाना है, पानी की अवेलेबिलिटी के बारे में पता लगाना है, तो ये सब चीज़ें फिर बिल्कुल नहीं हो पाएंगी। और चंद्रयान 3 का सक्सेसफुल होना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो भारत का अगला मिशन है वो है गगनयान, जिसमें भारत की ये कोशिश है कि वो अपने लोगों को बैठाकर स्पेस में भेजे। अब जानते हैं LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के बारे में, जिसकी मदद से चंद्रयान 3 एयरक्राफ्ट अर्थ की ऑर्बिट में गया है। आप में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि बेंगलुरु में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में 3000 से ज़्यादा विंड टनल टेस्ट हुए हैं LVM-3 के। अब आप में से बहुत सारे लोग पूछेंगे कि उसका हमें क्या फ़ायदा। अब इसकी मदद से हुआ क्या, जो साइंटिस्ट चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे उनको रॉकेट की एरोडायनामिक्स के बारे में ज़्यादा पता लगा, और ये वो समझ पाए कि जब वो रॉकेट हवा में होगा तो उसके अराउंड विंड कैसे फ्लो कर रही होगी। अब आते हैं उस लोकेशन पर जहाँ से चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर, जो कि श्रीहरिकोटा में है। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये अकेला स्पेस पोर्ट है इंडिया में जो कि सैटेलाइट्स भी लॉन्च करता है और स्पेस क्राफ्ट भी लॉन्च करता है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे कि श्रीहरिकोटा ही क्यों, वही लोकेशन क्यों? इसका पहला रीजन तो यही है कि जब भी रॉकेट ईस्टर्न लोकेशन पर जाता है तो वहाँ पर रॉकेट को एक बूस्ट मिलता है अर्थ की रोटेशन की वजह से, और फॉर्चुनेटली जो लोकेशन है श्रीहरिकोटा की वो ईस्टर्न लोकेशन ही है। दूसरा मेन रीज़न ये है कि जो श्रीहरिकोटा की लोकेशन है वो इक्वेटर के बहुत पास है, और जो अर्थ की रोटेशन का सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है वो इक्वेटर पर ही मिलता है। तीसरा मेन रीज़न इसमें यह है कि अगर आपने श्रीहरिकोटा की लोकेशन देखी हो तो वो बिल्कुल समुद्र के पास है, और इसका ये फ़ायदा हो जाता है कि जो रॉकेट की पूरी डायरेक्शन होती है वो समुद्र के ऊपर हो जाती है, और उससे अगर कोई और रॉकेट रिलीज होते हैं तो उसका जो पूरा इफेक्ट है वो समुद्र के ऊपर ही पड़ता है। अब आते हैं अपने वीडियो के लास्ट सेगमेंट पर। आपने बहुत बार ये न्यूज़ में भी सुन भी लिया होगा कि जो ये चंद्रयान 3 है वो साउथ पोल पर लैंड होने वाला है। अब इसमें डिफरेंट बात यह है कि जो पहले के एयरक्राफ्ट अमेरिका, चाइना और रशिया के जो लैंड हुए हैं वो इक्वेटर के पास लैंड हुए हैं, जहाँ पे कंडीशन ज़्यादा ख़राब नहीं होती है, जहाँ पे कंडीशन थोड़ी हॉस्पिटेबल रहती है, और टेरेन वहाँ पे सेम रहता है, मतलब ज़्यादा उबड़ खाबड़ नहीं रहती है, तो बिल्कुल वहाँ पे एक कंडीशन सेम तरीके से रहती है। अब जो ये पोलर रीजन्स हैं जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ पे किसी मिशन को कंप्लीट करना थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो सरफेस रहता है वो काफ़ी अनइवन रहता है, और ऐसी जगहों पे टेम्परेचर काफ़ी ठंडा रहता है, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट तो बिल्कुल रेयर होती है, और ये एक तरीके से टाइम कैप्सूल का काम करता है, क्योंकि वहाँ पे जो कंडीशंस फिर रहती हैं वो बिल्कुल चेंज नहीं होती है या तो बहुत कम चेंज होती है। और जब वहाँ पर कंडीशन ज़्यादा चेंज नहीं होगी तो वहाँ पे से जो सैंपल साइंटिस्ट को मिलेंगे तो उनको ज़्यादा अच्छे से आइडिया लग सकेगा कि यहाँ पे कौन से मिनरल्स अवेलेबल हैं, यहाँ पे क्या पानी की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको पता होने चाहिए चंद्रयान 3 के बारे में, और हम यही आशा करते हैं कि ये प्रोजेक्ट बिल्कुल सक्सेसफुल हो, पिछली बार की तरह इसमें कोई फेलियर ना आए। और इट्स एसेंशियल टेक की इंडियन गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट है, जो इसरो का बजट अभी केवल 0.8% है टोटल GDP का, उसे बढ़ाया जाए कि हमें फ्यूचर में ऐसे ही इनोवेटिव मिशंस देखने को मिले और हम और प्राउड फील कर सकें। मैंने तो ये इवेंट लाइव देखा था यूट्यूब पर, और आप भी कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस इवेंट के बारे में और क्या आप और सोचते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें यार, और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।